नमस्ते सभी को। सबसे पहले मैं इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम हाकान है। मैं अराइज़ में एक मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। आज इस कार्यशाला के लिए मैं रैंक चेन और एराइज़ के बीच एकीकरण के बारे में बात करूँगा, विशेष रूप से आपके लैंड एजेंट के लिए निगरानी और फाइन ट्यूनिंग के फ़ायदों के बारे में। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वह एजेंडे के दौरान है। मैं रैंक चेन का एक संक्षिप्त परिचय देने से शुरू करना चाहता हूँ, जैसे कि रैंक चेन क्या है और ये क्या करने की कोशिश करता है, और फिर बात करूँगा कि एलएलएम एजेंट क्या है, और उसके बाद एलएलएम अवलोकनशीलता पर एक संक्षिप्त परिचय दूँगा, जैसे कि ये कैसे काम करता है। और उसके बाद मैं वास्तव में कुछ स्लाइड्स दिखाने के बाद एक कॉल लैब में कूदने वाला हूँ, और हम वास्तव में एक एलएलएम एजेंट को एक साथ बनाएँगे, इसे शून्य से बनाएँगे और फिर वास्तव में इसे एलआर के साथ मॉनिटर करेंगे। तो आप देख पाएँगे कि एक वास्तविक एलएलएम अनुप्रयोग को प्रोडक्शन में कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे मॉनिटर किया जाता है, एराइज़ के साथ वास्तविक समय में। तो आरएलएम एजेंट के बारे में कूदने से पहले मैं रैंक चेन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश ने शायद रैंक चेन के बारे में सुना होगा, लेकिन रैंक चेन मूल रूप से एक ढांचा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल अनुप्रयोग विकसित करने के लिए सक्षम बनाता है। और फिर रैंक चेन स्वयं विभिन्न मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इनमें से अधिकांश मॉड्यूल मॉडल हैं मूल रूप से बड़े भाषा मॉडल, जैसे कि ओपन एआई और जीपीटी मॉडल प्रॉम्प्ट्स, ताकि यह आपकी मदद कर सके, जैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, इंडेक्स और मेमोरी के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्कफ्लो को लागू करना। तो मूल रूप से विभिन्न प्रकार के संदर्भ विशिष्ट डेटा को स्टोर करना, जो आप अपने एजेंट के भीतर उपयोग करना चाह सकते हैं। आज हम इंडेक्सेस का उपयोग करेंगे, विशेष रूप से वेक्टर स्टोर्स। चेन मतलब जैसे विभिन्न एरोलेम की चेन, आपस में जुड़ी हुई चेन, जो एक तार्किक अनुक्रम में इंटरैक्ट करती हैं, ताकि एक विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। एजेंट रैंक चेन का जटिल मॉड्यूल है, जो सभी मॉडलों को समाहित कर उपयोगकर्ताओं को ये सभी मॉडलों को एक साथ समाहित करता है। और यह मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को तार्किक अनुक्रम में आपस में जुड़े प्रॉम्प्ट्स और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बनाकर अधिक कुशलता से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि एक एजेंट कैसा होता है। तो उदाहरण के लिए मेरे पास ये एजेंट है, मैं पूछता हूँ एरियल द कैपिटल की गर्लफ्रेंड कौन है? हमारी वर्तमान उम्र क्या है? 043 पर उठाया। शक्ति। तो एजेंट खुद को निष्पादित करना शुरू करता है। तो यह मूल रूप से कार्य को पूरा करने के लिए अगली सबसे अच्छी क्रिया खोजने की कोशिश करता है, जो कि एक सवाल का जवाब देना है। और फिर यहाँ उदाहरण के लिए ये कहता है कि पहली क्रिया खोज करना है, और उस क्रिया के लिए इनपुट है लियो द कैप्रियोट की गर्लफ्रेंड। तो एजेंट पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये वेब पर खोज करके जवाब ढूँढता है। और फिर ये कहता है ठीक है, अब मुझे उसकी उम्र पता करनी है। तो फिर हम एक और खोज क्रिया देखते हैं, जहाँ इनपुट है कैमिला मारोन की उम्र पता करना, और फिर आपके पास एक अवलोकन है 25 वर्ष। तो सब कुछ अंतिम रूप देने के लिए आखिरी विचार है कि मुझे 25 को एक विशेष शक्ति पर उठाना है। और फिर अब अगली क्रिया कैलकुलेटर है, और फिर क्रिया इनपुट का उपयोग करके आपके पास अंतिम उत्तर 3/99 है, और फिर एजेंट अंतिम उत्तर प्रदान करता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वह ये है कि एजेंट ने समझ लिया कि कार्य क्या है। इसे एक तार्किक अनुक्रम में विशिष्ट प्रॉम्प्ट्स में तोड़ें, और फिर सबसे अच्छी क्रिया चुनकर उन्हें निष्पादित करें। और विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके, ये उपकरण जैसे कि वेब पर खोज करना, कैलकुलेटर का उपयोग करना, ये कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह एजेंट मूल रूप से एक बहुत जटिल कार्य को पूरा करता है। तो ये एक तरह का एलएलएम एजेंट ऐसा दिखता है। मान लीजिए कि आपने वास्तव में एक एलएलएम एजेंट को उत्पादन में तैनात किया, लेकिन फिर अगला कदम ये है कि कुछ अवलोकन क्षमता स्थापित की जाए, क्योंकि अवलोकन क्षमता का काम इस तरह होता है। यह आपको अपने बड़े भाषा मॉडल में उत्पादन में समस्याओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है, और इससे आप समस्या समाधान कर सकते हैं, अपने मॉडल को सुधार सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फाइन ट्यूनिंग करके। और अगर आप देखें कि वह एलएलएम अवलोकन क्षमता कैसे काम करती है, तो हमारे पास यहाँ एक बुनियादी मॉडल एकल एलएलएम है। तो आप इसे चैट जीपीटी की तरह सोच सकते हैं, और आप विभिन्न कार्य पूरे कर सकते हैं। जैसे यह प्रश्न उत्तर देना, अनुवाद करना, संक्षेपण करना हो सकता है। ये सचमुच कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडल के पास एक इनपुट होता है, और इस इनपुट को एक प्रॉम्प्ट के रूप में लेबल किया जाता है। तो ये इस तरह हो सकता है, निम्नलिखित दस्तावेज का संक्षेप करें, इस प्रश्न का उत्तर दें, और फिर मॉडल एक प्रतिक्रिया भी आउटपुट करता है। तो ये प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रिया जोड़े बड़े भाषा मॉडलों के इनपुट और आउटपुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर आप प्रतिक्रिया रैंक, प्रॉम्प्ट रैंक को टोकन और विभिन्न चरणों, एपीआई देरी, मेटा डेटा
बातचीत आईडी के संदर्भ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप इनमें से सभी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अवलोकन कार्य प्रवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके पास एम्बेडिंग्स भी होनी चाहिए। आप अपने प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रिया जोड़ों के एम्बेडिंग्स उत्पन्न कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में विभिन्न जैसे कि निम्न आयामी स्थानों में डेटा का आंतरिक प्रतिनिधित्व देख सकें और क्रियाएँ कर सकें। तो कैसे काम करता है? यह इस तरह काम करता है कि आपके पास अपने एलएलएम एजेंटों से रिकॉर्ड किए गए प्रॉम्प्ट प्रतिक्रिया जोड़े होते हैं और फिर आप उन्हें एक वैश्विक आयामी स्थान में दृश्य रूप से देख सकते हैं। जैसे आप प्रत्येक बिंदु को एक विशिष्ट एम्बेडिंग के रूप में सोच सकते हैं और आप वास्तव में देखेंगे कि विभिन्न एम्बेडिंग इस स्थान में एक साथ समूहित होंगी और जो एम्बेडिंग्स एक साथ समूहित होती हैं, वे वास्तव में जैसे अर्थ के मामले में समान होंगी। और ये एम्बेडिंग्स वास्तव में विभिन्न चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जैसे यह किसी विशेष उत्पाद के बारे में प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। यह सवाल राजनीति जैसे विषयों के बारे में हो सकते हैं। तो ये उस कार्य पर बहुत अलग होगा जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अवलोकन कार्य प्रवाह मौजूद है, जब आपके पास इन एम्बेडिंग्स को एक अवलोकन प्लेटफ़ॉर्म में उत्पन्न किया गया है, तो वे वास्तव में विभिन्न भ्रामक प्रतिक्रियाओं, अनुपयुक्त या अशिष्ट प्रतिक्रियाओं या ऐसी प्रतिक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जहां नकारात्मक उपयोगकर्ता फीडबैक हो, ताकि हम वास्तव में उन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर सकें और आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कार्य प्रवाहों में सुधार कर सकें। जैसे यहाँ हमारे पास भ्रामक प्रतिक्रियाएँ, सामग्री प्रतिक्रिया जोड़े हैं, प्रॉम्प्ट्स को देखकर प्रॉम्प्ट्स का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें थोड़ा सुधार सकते हैं। थोड़ा-सा ए-बी परीक्षण करें, यह देखने के लिए कि कौन-सा प्रॉम्प्ट वास्तव में आपको बेहतर फीडबैक और कम भ्रामक प्रतिक्रियाएँ देता है। लेकिन यहाँ लक्ष्य ये है कि उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी जाए कि प्रतिक्रिया या प्रॉम्प्ट में कुछ गलत हो सकता है, जो त्रुटि द्वारा दिया गया या आउटपुट किया गया है। रैंप और यहाँ जैसे हमारे पास वास्तव में हमारे पास जैसे एक उदाहरण है जैसे हमारे पास, मान लीजिए मैं एक अंतिम उपयोगकर्ता हूँ, मैं एक रैंक किए गए चेन एजेंट के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मेरा प्रॉम्प्ट है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया की राजधानी और फिर यहाँ प्रतिक्रिया इस तरह है, हर शिक्षित व्यक्ति जानता है कि सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है, तो हाँ, मेरे पास वास्तव में एक असभ्य प्रतिक्रिया है और मुझे यहाँ एक अलर्ट मिलेगा, क्योंकि आप वास्तव में ऐसे बिंदुओं का एक समूह देखेंगे जो कुछ असभ्य या अप्रत्याशित हैं, एक साथ ऐसा अर्थ के हिसाब से समान है। और अगर आप वास्तव में इस कार्य प्रवाह के लिए अवलोकनशीलता लागू करते हैं, तो आपको इस समस्या से ही अलर्ट मिलेगा और फिर आप सही कार्रवाई कर सकते हैं। आप एक नया प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जिसमें कहा जाए कि आपकी टोन असभ्य नहीं होनी चाहिए या आप अपने मॉडल को संदर्भ विशिष्ट डेटा के साथ फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये वास्तव में कार्य पर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्य यह है कि हमारे पास कुछ प्रकार की अलर्टिंग और पहचान प्रणाली हो, ताकि हम अगली कार्रवाई कर सकें। तो ये इस तरह से अवलोकनशीलता काम करती है एक अर्थ में, लेकिन चलिए इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण में करते हैं। चलो हम वास्तव में एक अगोरम एजेंट को शून्य से बनाते हैं और फिर चलो हम इसे अपनी आँखों से मॉनिटर करते हैं। तो इसके लिए मैं वास्तव में एक कॉल ऐप में कूदने जा रहा हूँ ताकि इसे सब एक साथ जोड़ सकूँ। उत्पाद दस्तावेजीकरण एलएलएम एजेंट आपको वास्तव में एक कॉल अप लिंक देखना चाहिए, जेंडर ने इसे टिप्पणियों में साझा किया और फिर ये अगर आप कॉल अप पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा कुछ देखना चाहिए और फिर मैं निश्चित रूप से आपको ड्राइव में कॉपी करने की सिफारिश करता हूँ, ताकि आपके पास अपनी खुद की कॉपी हो और फिर आप इसमें कोड कर सकें। उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ अपनी खुद की कॉपी है। फिर से हम आज इसे कोड करने की कोशिश करने जा रहे हैं और फिर हम चरणों के माध्यम से जाएँगे और फिर इसे थेरिस में मॉनिटर करेंगे। तो चलो हम वास्तव में शुरू करते हैं। तो मैं इस आर्किटेक्चर में कुछ समय बिताना चाहता हूँ जिसे हम आज कोड करने जा रहे हैं। तो आज हम जो कोड करने जा रहे हैं वह एक तरह का उत्पाद दस्तावेजीकरण चैटबॉट बनाना है। तो ये इस तरह से काम करेगा कि एक उपयोगकर्ता चाहे चैट इतिहास हो या ना हो, एक स्वतंत्र प्रश्न पूछेगा जैसे एक नया प्रश्न और मैं खाता कैसे बनाऊँ? और फिर एक विशेष उत्पाद की दस्तावेजीकरण प्रदान करके हम उस विशेष उत्पाद के लिए एक उत्तर उत्पन्न होने की उम्मीद करते हैं, जिसके साथ हमने दस्तावेजीकरण प्रदान किया। इस उदाहरण में हम वास्तव में इस अराइज़ उत्पाद दस्तावेजीकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। इसे एक एलएलएम एजेंट को देंगे और फिर अराइज़ के बारे में सवाल पूछेंगे ताकि हमें उत्तर मिल सके। ये डेटा इंजेशन अराइज़ के विशिष्ट कार्यों, मॉनिटर्स या दृश्यता वर्कफ़्लो के बारे में हो सकता है। और इस विशेष आर्किटेक्चर का काम करने का तरीका ये है कि आपके पास आपका दस्तावेजीकरण होता है। ये मेरा अराइज़ उत्पाद दस्तावेजीकरण है। आप सबसे पहले इसे लोड करके टेक्स्ट में बदलेंगे और फिर आप टेक्स्ट को टुकड़ों में बाँट देंगे। तो अपने दस्तावेजीकरण को एक विशेष प्रारूप में छोटे टुकड़ों में सोचें और आप उन टुकड़ों का उपयोग एम्बेडिंग बनाने के लिए करेंगे, जिन्हें एक वेक्टर स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा। तो लक्ष्य पहले संदर्भ विशिष्ट डेटा के एम्बेडिंग का एक वेक्टर स्टोर बनाना है
और फिर उसके बाद हम अपने प्रश्न को लेंगे, ये एक एलएलएम के माध्यम से जाएगा, हमारे पास एक स्वतंत्र प्रश्न होगा और फिर हम प्रश्न के लिए एक एम्बेडिंग बनाएँगे। फिर हम वेक्टर स्टोर में खोज करेंगे, एक तरह की मानता खोज करेंगे। प्रश्न के साथ तुलना करने के लिए सबसे प्रासंगिक दस्तावेजीकरण खोजने के लिए, तो फिर सवाल है कि मैं एक खाता मैं कैसे बनाऊँ? वेक्टर स्टोर सभी दस्तावेजीकरण को खोजेगा और सबसे समान एम्बेडिंग्स को ढूँढेगा, जो वास्तव में इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। और अंत में वेक्टर स्टोर प्रासंगिक दस्तावेजीकरण को आउटपुट करेगा और आपके पास एक स्वतंत्र प्रश्न और प्रासंगिक दस्तावेजीकरण एक साथ होगा, जैसे एक प्रॉम्प्ट। और अब हम इसे एक बड़े भाषा मॉडल में डालने जा रहे हैं। कहेंगे कि ठीक है, यहाँ एक स्वतंत्र प्रश्न है, यहाँ प्रासंगिक दस्तावेजीकरण है ताकि उत्तर दिया जा सके, एक अंतिम उत्तर प्रदान किया जा सके और फिर बड़े भाषा मॉडल। मॉडल खुद एक खाता बनाने जा रहा है, मुझे खेद है, ये एक उत्तर प्रदान करेगा कि एक खाता कैसे बनाया जाए। तो चलो, इसे एक साथ कोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बस एक सूचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास वास्तव में कोई ना कोई ओपनएआई एपीआई कुंजी सक्षम हो। अगर आप एक लैम्ब्डा स्कोर ऐप चाहते हैं, मैंने पहले ही इसे अपनी ओपनएआई एपीआई कुंजी के साथ चलाया है। आप वास्तव में इसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक में भी है। आपको बस एक नया सीक्रेट की बनाना है और ये आपके लिए उपलब्ध होगा। आप इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो अगला कदम आवश्यक निर्भरताएँ स्थापित करने के बाद, जो ज़्यादातर एरेज़, रैंक चेन और ओपनएआई हैं, हम आवश्यक रैंक चेन को आयात करते हैं। दस्तावेज़ लोडर और विभिन्न पुस्तकालय। और फिर पहला कदम है दस्तावेज़ीकरण को लोड करना, डेटा को लोड करना और इसे टुकड़ों में विभाजित करना। तो यहाँ हमारे पास हमारा निर्देश है, रैंक चेन दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करके गिट बुक से अराइज़ डॉक डेटा लोड करें। और अगर आप रैंक चेन दस्तावेज़ीकरण में जाते हैं, तो आप वास्तव में यहाँ देखेंगे, आप वास्तव में विभिन्न इंडेक्स देखेंगे। अगर आप विशेष इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, तो आप दस्तावेज़ लोडर देखेंगे, है ना? तो मैं यहाँ गिट बुक को खोजने जा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास गिट बुक है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी पद को डाउनलोड कर सकता हूँ, दिए गए नोटबुक से सभी पद, और आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ का चयन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करने जा रहा हूँ, इसे एक तरह के रोलर में पेस्ट करूँगा और अब मैं इसे चलाने जा रहा हूँ। मैं वास्तव में इसे चलाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले ही सभी पृष्ठों के डेटा के रूप में सहेज लिया है, इसलिए मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इसे लोड होने में लगभग 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही docs.arise.com से टेक्स्ट लाने लगा है। मुझे बस इसे बदलने की ज़रूरत है। और फिर यह मूल रूप से अराइज़ दस्तावेजीकरण पर उपलब्ध सभी डेटा को एक विशेष वेरिएबल में लाने लगा है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला भाग एक फ़ंक्शन के साथ टेक्स्ट को परिभाषित करना है और डेटा को 1500 के टुकड़ों में विभाजित करना है और फिर एक वेक्टर को परिभाषित करना है ताकि उसे स्टोर किया जा सके। फेसबुक एआई समानता का उपयोग करते हुए वेरिएबल में डीबी नामक खोज करें। तो हाँ, हम जो करने जा रहे हैं वह है हम मेरा मतलब है ये एक तरह का वेक्टर स्टोर है जिसे मैंने चुना। आप किसी भी वेक्टर स्टोर का चयन नहीं कर सकते। ये एक वेक्टर स्टोर बनाने के लिए है। तो चलो रैंक चेन दस्तावेजीकरण में देखते हैं। तो आप यहाँ वेक्टर स्टोर देखेंगे, है ना? तो मैं एक वेक्टर स्टोर का चयन करने जा रहा हूँ। मैं इस चेहरे का चयन करने जा रहा हूँ जो फेसबुक है। मैंने शोध के लिए पैसे माँगे लेकिन आप जैसे क्रोमा का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत सामान्य है या कुछ और। और फिर जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं पहले से ही कुछ उदाहरण देखता हूँ। जैसे ये नोटबुक मुझे ये करने का तरीका दिखाती है। जैसे मेरे पास पहले से ही टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं, दस्तावेज़ों को टुकड़ों में विभाजित करना और फिर एम्बेडिंग करना और फिर वेक्टर स्टोर बनाना। तो पहले हम टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए कोड कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पोस्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ 1500 के टुकड़े हैं जो कि एस है और फिर मैं यहाँ एक छोटा-सा कोड जोड़ने जा रहा हूँ जैसे एक सेपरेटर की तरह। सेपरेटर का लक्ष्य इस डेटा को अलग करना है और प्रत्येक नई पंक्ति के लिए, क्योंकि हमारी दस्तावेज़ीकरण इस तरह से गिटपक के भीतर संरचित है। और फिर ये पूछ रहा है जैसे ये कह रहा है ये मौजूद नहीं है। तो मैं वास्तव में देख सकता हूँ कि जो वेरिएबल मेरे पास है वह सभी पृष्ठों का डेटा है। तो चलिए मैं वास्तव में सभी पृष्ठों के डेटा का उत्तर देता हूँ और फिर मैं वास्तव में इसे चलाने जा रहा हूँ। और फिर अभी मेरे पास दस्तावेज़ हैं जो एलआई से 1500 के टुकड़ों में विभाजित टेक्स्ट हैं। दस्तावेज़ीकरण। तो मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहता हूँ, इस हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हमने यह कोड लिखा जो दस्तावेज़ीकरण को गिटबुक में लोड करता है, फिर इसे टुकड़ों में विभाजित करता है। अगला कदम एम्बेडिंग बनाना है और एक वेक्टर स्टोर बनाना है ताकि हम अपनी एम्बेडिंग को स्टोर कर सकें। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस दस्तावेज़ीकरण को देखें, तो इसे प्राप्त करना वास्तव में बहुत आसान है। ये सिर्फ़ 2 पंक्तियों का कोड है। आप वास्तव में एम्बेडिंग बनाएँगे। तो मैं वास्तव में इसे यहाँ चिपकाने जा रहा हूँ। मैं ओपनएआई एम्बेडिंग का उपयोग करता हूँ
और फिर मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ जो मेरा वेक्टर स्टोर है फेसबुक एआई समानता खोज से। और फिर मेरे पास मेरे दस्तावेज़ हैं, जो यहाँ है विभाजित टुकड़े और एम्बेडिंग। तो मैं इसे चलाने जा रहा हूँ और अभी ये मूल रूप से वेक्टर स्टोर बना रहा है। अगर आपके पास आपका ओपन एपीआई की है, तो ये नहीं चलेगा, बस आपको सूचित करने के लिए। और फिर अंत में मेरे पास ये 2 पंक्तियाँ कोड हैं, जो वेक्टर स्टोर को कुछ मेटा डेटा देती हैं और एक टूलकिट असाइन करती है। तो टूलकिट मूल रूप से ये सुनिश्चित करने जैसा है कि आपके पास वेक्टर स्टोर के भीतर सभी उपकरण उपलब्ध हैं, ताकि आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। मैं बस इसे चलाने जा रहा हूँ। और फिर अंतिम कदम है पहले के मुख्य को प्रारंभ करना। लेकिन यहाँ एलएलएम एजेंट को प्रारंभ करने से पहले जो एजेंट निष्पादक है, हमें एक अराइज़ कॉलबैक हैंडलर को परिभाषित करना होगा। तो ये अराइज़ कॉलबैक फंक्शन वो क्या करता है? ये रैंक चेन और अराइज़ एक साथ एकीकृत करता है। तो जब आप इस अराइज़ कॉलबैक को जो यहाँ है, कॉलबैक मैनेजर में पास करते हैं, जब भी आप रैंक चेन में एक बड़े भाषा मॉडल को चलाते हैं, तो प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रियाएँ स्वचालित रूप से अराइज़ में लॉग की जाएँगी। तो तब भी आप प्रोडक्शन में एक नया एप्लीकेशन लॉग करते हैं, तो आपके उपयोगकर्ता किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए जो सवाल पूछेंगे और बड़े भाषा मॉडल द्वारा दिए गए किसी भी आउटपुट को लॉग किया जाएगा। यह अराइज़ में लॉग किया जाएगा और आपका अवलोकन, कार्य प्रवाह सक्षम होगा। यहाँ हमारे पास रैंक चेन दस्तावेज़ से अराइज़ कॉलबैक हैंडलर है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमारे दस्तावेज़ हैं, हमारे पास एक उदाहरण कॉलबैक भी है, लेकिन अराइज़ कॉलबैक हैंडलर काम करने का तरीका ये है कि हर प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रिया उत्पन्न होने पर हम इसे अपने पाइथन एसडीके का उपयोग करके लॉग करते हैं। तो मैं यहाँ हमारा अराइज़ कॉलबैक फंक्शन परिभाषित करने जा रहा हूँ। मैं एक मॉडल आईडी प्रदान कर रहा हूँ और एक मॉडल संस्करण, ये उस मॉडल का नाम, उत्पन्न करने के लिए है जिसे आप अराइज़ पर देखेंगे। और अब आपको अपनी स्पेस की और एपीआई की ढूँढनी होगी। तो अगर आपने अभी तक अराइज़ के लिए मुफ्त में साइन अप नहीं किया है, तो कृपया आगे बढ़ें और साइन अप करें। खैर, आप वास्तव में यहाँ अपने स्पेस सेटिंग्स तक पहुँच सकते हैं और आप अपने स्पेस और एपीआई की को इस कॉल ऐप में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही इसे एक पर्यावरण चर के रूप में कर लिया था, तो मैं वास्तव में इसे चलाने जा रहा हूँ। और अभी जो हुआ है वो ये है कि मैंने अपने एजेंट के भीतर अपना अराइज़ क्लाइंट सेटअप किया। तो ये लाइन मेरे एजेंट को बनाती है, जहाँ ये एक वेक्टर स्टोर एजेंट बनाती है, जहाँ एक बड़े भाषा मॉडल के लिए मैं एक विशेष तापमान के साथ एक ओपन एआई मॉडल प्रदान कर रहा हूँ और कॉलबैक प्रबंधक अराइज़ कॉलबैक फंक्शन से जुड़ा हुआ है। और फिर मेरे पास मेरा टूलकिट भी है, जो मेरा वेक्टर स्टोर है जिसे मैंने यहाँ परिभाषित किया है। तो अब हम वास्तव में अपने एलएलएम एटी का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। हमें वेक्टर स्टोर एजेंट से पूछने के लिए एक स्वतंत्र प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अराइज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं एक बहुत सरल प्रश्न से शुरू करने जा रहा हूँ। प्रश्न इस तरह होगा, यूमैप को टीएसएम पर क्यों? तो अराइज़ विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग करता है ताकि एम्बेडिंग को एक निम्न आयामी स्थान में दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके, और फिर यह यूएमएप का उपयोग करता है। तो हम बस पूछ सकते हैं, अराइज़ यूएमएप का उपयोग टीएसएम पर करने का कारण क्या है? मैं जितना संभव हो सके स्पष्ट रहना चाहता हूँ। मैं अराइज़ का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एजेंट जाए और पता लगाए कि अराइज़ इसका उपयोग क्यों करता है। तो मैं इसे चला रहा हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये एक नए एजेंट निष्पादक श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये अभी एम्बेडिंग वेक्टर उत्पन्न कर रहा है। तो अराइज़ आपके लिए स्वचालित रूप से एम्बेडिंग वेक्टर उत्पन्न करता है, क्योंकि हम इसके साथ एकीकृत हैं। और फिर देखो, एजेंट कहता है, ठीक है, मुझे पता करना है कि यूमैप को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। क्रिया, अराइज़ में जाओ, डॉक स्टोर, वेक्टर स्टोर, और फिर इसने पहले ही एक अवलोकन खोज लिया और अब ये अंतिम उत्तर उत्पन्न कर रहा है। फिर से हम यहाँ एम्बेडिंग वेक्टर और प्रॉम्प्ट उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर एजेंट कहता है, "या मुझे अब अंतिम उत्तर पता है।" अंतिम उत्तर ये है कि यूमैप आमतौर पर टीएसएनई से तेज़ होता है और डेटा की अधिकतर वैश्विक संरचना को बनाए रखता है, जबकि टीएसएनई अधिकतर स्थानीय संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। और अगर आप वास्तव में अराइज़ के दस्तावेज़ों को देखें, तो यह लगभग बिल्कुल वही है, जो अराइज़ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता है। और हम अलग-अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, जैसे किस तरह के अराइज़ किस प्रकार के मॉनिटर्स का समर्थन करता है? तो अराइज़ एक अवलोकनशीलता उपकरण है। हमें पता है कि ये मशीन लर्निंग मॉडल का समर्थन करता है, तो मैं बस पूछने जा रहा हूँ, अराइज़ किस तरह के मॉनिटर्स का समर्थन करता है? एजेंट अंदर जाएगा, कहेगा कि ठीक है, मेरी अगली सबसे अच्छी कार्रवाई अराइज़ डॉक स्टोर में जाना है, इसके लिए खोज करना है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संबंधित दस्तावेज़ ढूँढना है। और फिर यह कहता है कि अराइज़ प्रबंधित मॉनिटर्स, कस्टम मॉनिटर्स और प्रोग्रामेटिकली कॉम्फर्ट मॉनिटर्स का समर्थन करता है, उदाहरण के लिए। और फिर यह मेरे लिए वह विशेष आउटपुट उत्पन्न करता है।
और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी हम ऐसा करते हैं, प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रियाओं के लिए एम्बेडिंग उत्पन्न की जा रही है और उन्हें अराइज़ में सफलतापूर्वक लॉग किया जा रहा है। तो इस बिंदु पर हमने वास्तव में इस पूरे काम को केवल 10 से 12 लाइनों के कोड में कोड किया है, रैंकचेन के धन्यवाद। और अब रैंकचेन और एराइज़ के एकीकरण के कारण हम वास्तव में इस पूरे कार्य प्रवाह के लिए अवलोकनशीलता सक्षम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो मैं एराइज़ में कूदने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने पहले ही सैकड़ों भेजे हैं। यहाँ बहुत सारे विशिष्ट प्रश्न हैं और फिर ये हमारा यूएमएप है। यूएमएप का लक्ष्य, जैसा कि मैंने कहा, एम्बेडिंग को एक निम्न आयामी स्थान में दृश्य रूप से प्रस्तुत करना है और हम इसके ऊपर क्लस्टरिंग भी लागू करते हैं, न केवल दृश्य रूप से, ताकि उपयोगकर्ता के लिए कुछ प्रकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो सके। जैसे अभी मॉडल स्वयं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ने 2 क्लस्टर पाए हैं और उन्हें यहाँ सही किया है। हमारे पास ये क्लस्टर और ये क्लस्टर है। तो चलो वास्तव में देखते हैं कि ये क्लस्टर क्या दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास यहाँ लगभग 6 बिंदु हैं। ये कहता है जैसे भविष्यवाणी पहचानकर्ता क्या है, एम्बेडिंग ड्रिफ्ट कैसे गणना की जाती है, आप अपनी खुद की एम्बेडिंग कैसे उत्पन्न करते हैं, एम्बेडिंग क्या है, फिर एनकास्टरमेंट क्या है। तो फिर से ये सब एम्बेडिंग के बारे में है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास भविष्यवाणियों और एम्बेडिंग के बारे में कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि इस एक में, तो ये उनमें से एक है। दूसरा ऐसा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक क्लस्टर है जो काफ़ी दूर है। तो चलो वास्तव में देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। इसलिए जब मैं इसे देखता हूँ तो दिलचस्प बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से अलग भाषा में है, लेकिन यह अभी भी उठने के बारे में है। मैं अभी भी एराइज़ के बारे में कीवर्ड देख रहा हूँ, लेकिन ये फ्रेंच में है। तो मैं जो देखता हूँ वह है, कुछ उपयोगकर्ता एराइज़ के बारे में फ्रेंच में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन फिर जो एजेंट ने किया वह ये है कि वह अभी भी एराइज़ दस्तावेज़ में गया, सही उत्तर पाया और मुझे एक प्रतिक्रिया दी। और ये मेरे प्रकार के फ्रेंच उत्तर हैं। तो आप देख सकते हैं, भले ही यह एक अलग भाषा में हो, यह फिर भी उत्तर दिया गया है। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेबिलिटी वर्कफ्लो में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि डेटा के पूरी तरह से अलग-अलग क्लस्टर हैं। तो आपके अपने एमएलएम एप्लीकेशन में ये आपके भ्रामक प्रतिक्रियाओं का क्लस्टर हो सकता है। अनुचित प्रतिक्रियाएँ, या जैसे चलो कहते हैं नकारात्मक उपयोगकर्ता फीडबैक वाली प्रतिक्रियाएँ, और आप वास्तव में विभिन्न चीज़ों से कवर कर सकते हैं। यहाँ जैसे एराइज़ पहले से ही टोकन उपयोग को देखता है, जैसे कि यहाँ आपके पास वास्तव में विभिन्न टोकन हैं, जो अलग-अलग टोकन उपयोग द्वारा कवर किए गए हैं। तो आप इसे इस आधार पे विश्लेषण कर सकते हैं कि आप कितनी मेटाडेटा भेजते हैं। लेकिन अंत में एराइज़ का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप नए क्लस्टर, दिलचस्प डेटा के क्लस्टर का पता लगाने में सक्षम हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यह एक अलग क्लस्टर के भीतर का डेटा है और अगले कदम के रूप में आप वास्तव में इस क्लस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे उपयोग कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स का विश्लेषण करें और फिर अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में सुधार करें। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ भ्रामक प्रतिक्रियाएँ हैं। आप इस क्लस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर नए प्रॉम्प्ट्स आज़मा सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इससे आपको बेहतर उपयोगकर्ता फीडबैक मिलता है। एक और बिंदु जो हम वास्तव में अरेविस के साथ कर सकते हैं, वह है कि आप विभिन्न मॉनिटर्स सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं अपने मॉनिटर्स टैब में जा रहा हूँ, मैं एक नया ड्रिफ्ट मॉनिटर बना सकता हूँ और फिर यहाँ अगर मैं अपनी विशेषता चुनता हूँ, मान लीजिए हम प्रतिक्रिया एम्बेडिंग पर ध्यान दे रहे हैं, मैं वास्तव में यूक्लिडियन दूरी को ट्रैक कर सकता हूँ। मुझे यहाँ जल्दी से ज़ूम आउट करने दें। मैं इस विशेषता के लिए यूक्लिडियन दूरी को ट्रैक कर सकता हूँ, जो कि मेरा प्रतिक्रिया एम्बेडिंग है, समय के साथ, ताकि मुझे अलर्ट मिले जब भी एम्बेडिंग खुद में ड्रिफ्ट करें। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी डेटा का नया क्लस्टर आता है जो अपेक्षित नहीं है, या जब भी मेरे पास नई प्रतिक्रियाएँ हों या कोई नई प्रतिक्रिया आ रही हो, तो मुझे वास्तव में अलर्ट किया जाएगा और ताकि मैं वास्तव में अंदर जा सकूँ, अगला सबसे अच्छा कदम उठा सकूँ। यह आपके मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने या वास्तव में अपने मॉडल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का हो सकता है। लेकिन अंत में लक्ष्य ये है कि आपके एलएलएम एजेंटों के लिए कुछ अवलोकनशीलता स्थापित की जाए। तो यह कुछ ऐसा है जो आप एम्बेडिंग्स के मामले में कर सकते हैं और फिर आप हमेशा जैसे बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। यहाँ आप समय के साथ यूक्लिडियन दूरी देख सकते हैं। आप अपने एम्बेडिंग्स को विशिष्ट विशेषताओं और विशिष्ट टैग्स द्वारा भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग है और यहाँ आप वास्तव में देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट्स खुद कैसे दिखते हैं। अगर मैं इस हिस्से को देखूं, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में देख सकते हैं कि रैंक चेन प्रॉम्प्ट्स के रूप में क्या उपयोग करता है। यह सबसे पहले इस बात से शुरू होता है कि आप एक एजेंट हैं जिसे दस्तावेजों के सेट के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके पास दस्तावेजों और इनपुट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उपकरणों तक पहुंच है और फिर यह प्रासंगिक दस्तावेजीकरण और उत्तर देने के लिए स्वतंत्र प्रश्न प्रदान करता है। तो इस वर्कफ्लो के भीतर
आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या उपलब्ध है। आप रैंक ट्रेन और अराइज़ को एक साथ कैसे उपयोग कर सकते हैं। एलएलएम संचालन, एलएलएम ऑप्स उपकरणों का एक पूरा सेट रखने के लिए। और आप हमेशा अलर्ट हो सकते हैं, जब भी आपके मॉडलों के साथ कुछ गलत होता है। तो वास्तव में मेरे कार्यशाला के लिए यही था। मैं फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने शामिल होकर सुना। अगर कोई सवाल है तो मैं खुशी से उनका जवाब देना चाहूँगा। हूँ, हो हूँ। इस विषय के बारे में मुझे अपनी स्क्रीन साझा करना बंद करने दें। मुझे केवल एक सवाल दिखता है, क्या रैंक चेन का उपयोग यहाँ रंब्ला इंडेक्स के समान उद्देश्य के लिए किया जाता है? हाँ, ये किया जा सकता है। तो ये वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आपका कार्य क्या है। जैसे रैंक चेन का उपयोग केवल प्रश्न उत्तर देने वाले विशेष अनुक्रमण के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आज जो हमने किया, उसका लक्ष्य था दस्तावेज़ों के एक सेट को अनुक्रमित करना, विशेष रूप से अराइज़ उत्पाद दस्तावेज़, और फिर रैंक चेन का उपयोग करके प्रश्नों के उत्तर देना। आप निश्चित रूप से रंब्ला इंडेक्स जैसे उपकरण के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एजेंट खुद एक अधिक शक्तिशाली उपकरण की तरह है। क्योंकि इस मामले में मैंने केवल एजेंट को एक विशेष उपकरण प्रदान किया, और वह उपकरण अराइज़ का वेक्टर स्टोर होगा, लेकिन मैं 5 अलग-अलग वेक्टर स्टोर्स प्रदान कर सकता था। मैं सभी मशीन लर्निंग ऐप्स टूल्स की दस्तावेज़ीकरण प्रदान कर सकता था, और फिर एजेंट वास्तव में यह पता लगाएगा कि किस उपकरण का उपयोग करना है, प्रश्न या कार्य के आधार पर, तो यह वास्तव में सबसे अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। इस मामले में ये बस था, एक प्रश्न और उत्तर देने वाला एजेंट। विशेष मेट्रिक स्टोर के आधार पर होता है, लेकिन आप वास्तव में उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण में मैंने दिखाया, वहाँ लियो डिकैप्रियो की गर्लफ्रेंड के बारे में एक उदाहरण था। उसने वास्तव में विभिन्न क्रिया उपकरणों का उपयोग किया, जैसे कि खोज कार्य, वेब पर खोज करना, और फिर गणितीय कार्यों को पूरा करने की क्षमता। ठीक है, ये एक और सवाल लेते हैं। क्या रैंक्ड चेन और अराइज़ टुगेदर के उपयोग में कोई सीमाएँ या संभावित नुकसान हैं? विशेष रूप से जब यह स्केलेबिलिटी या उपयोग में आसानी की बात आती है, ये एक शानदार सवाल है। तो कहूँगा कि रैंक.इन का उपयोग करने में मुख्य सीमा और संभावित नुकसान वास्तव में बड़े भाषा मॉडलों की सीमा है। जैसे अभी, जैसा कि आप जानते हैं, ओपन एआई के मॉडलों में एक टोकन उपयोग सीमा है, और जब आपके पास वास्तव में बहुत अधिक दस्तावेज़ होते हैं, या यदि आपका चंक आकार बहुत बड़ा है, या यदि आप ओपन.एआई एपीआई को बहुत अधिक अनुरोध भेजते हैं, तो यह वास्तव में विफल हो जाएगा। मेरे साथ भी यह अनुभव हुआ था जब मैं किसी चीज़ में मदद करें। लेकिन मैं कहूँगा कि यह भाषा मॉडल की मुख्य सीमा है। लेकिन स्केलेबिलिटी के मामले में मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, क्योंकि अधिकांश अवलोकन प्लेटफ़ॉर्म जैसे अराइज़ स्केल के लिए बनाए गए हैं। तो ये वास्तव में किसी भी संख्या के प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रिया जोड़ों को सँभाल सकता था। और फिर अंत में उपयोग में आसानी के मामले में यह कार्य पर निर्भर करेगा। मैं कहूँगा कि यहाँ एक विशेष उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस होना जो समझने में बहुत आसान हो, जैसे कि चैट जीपीटी, बहुत मददगार होगा। तो इसे इस तरह से सोचें, जैसे आप चैट जीपीटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास एक प्रॉम्प्ट प्रतिक्रिया जोड़ा होता है, वे वास्तव में लॉगिन हो रहे होते हैं। उठें ताकि आप वास्तव में देख सकें कि आपके बड़े भाषा मॉडल एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता क्या करते हैं, वे कैसे बातचीत करते हैं, और फिर वे हमेशा फीडबैक दे सकते हैं। जैसे एक थम्स अप या थम्स डाउन, ताकि आप समझ सकें कि थम्स डाउन की ओर ले जाने वाले विभिन्न क्लस्टर क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके सवाल का जवाब देता है। चलो, और में कूदते हैं। इस एकीकरण के लिए अन्य उपयोग के मामले चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट, स्वचालित आचरण। हाँ, तो रैंक चेन खुद बहुत शक्तिशाली है कि इसके कई अलग-अलग उपयोग के मामले हैं, जैसे कि यह व्यक्तिगत सहायक, स्वायत्त एजेंट, चैटबॉट हो सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से डेटा को टेबल कर सकते हैं, विशिष्ट डेटाबेस सिस्टम। आप कुछ एलएलएम एजेंट लिख सकते हैं, जो कोड को समझें और उसका सारांश दें। या आप भिन्न एपीआई के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि सर्च एपीआई। तो किसी भी प्रकार का उपयोग मामला जो आप एक बड़े भाषा मॉडल के साथ चाहते हैं, रैंकचैन के साथ ये संभव होना चाहिए। और जब तक यह रैंकचैन के साथ संभव है, यह अराइज़ में एक अवलोकन कार्य प्रवाह के रूप में लॉग किया जाएगा। तो क्योंकि अराइज़ हमेशा रैंक चेन के साथ एकीकृत होता है, जब तक आप एक बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करते हैं, जो रैंक चेन का पूरा उद्देश्य है। आपके पास वास्तव में अवलोकन सक्षम होगा, क्योंकि सभी प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रियाएँ और उनके एम्बेडिंग स्वचालित रूप से अराइज़ में लॉग किए जाएँगे। शानदार! मुझे नहीं लगता कि कोई और सवाल है। तो हाँ, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।